हेलो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत जानदार होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मैं गणेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कॉमर्स क्लास 12 अकाउंटेंसी का ए टू जेड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो अभी हम लोग बैच देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं ए टू जेड कॉमर्स क्लास 12, कॉमर्स क्लास 12 अकाउंटेंसी ए टू जेड। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ए टू जेड का जो वीडियो सीरीज में बना रहा हूँ, ये हर एक बोर्ड को देखते हुए, इसमें जेक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और जितने भी अदर स्टेट के बोर्ड हैं, सारे बोर्ड एग्जाम को देखते हुए मैं ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका भी बोर्ड एग्जाम 2024 में है, खास करके 2024 में, ऐसे जिनका एग्जाम 2023 में है उनके लिए भी है, लेकिन जिनका भी एग्जाम 2024 में है उनके पास अभी पूरा पूरी 1 साल का टाइम है, पूरा पूरी 1 ईयर का टाइम है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा मेन टारगेट यही है कि जिनका भी एग्जाम 2024 में होने जा रहा है उनको मैं पूरा का पूरा अकाउंटेंसी 12 क्लास का फ्री में पढ़ा दूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा छोटा सा प्रयास यही है कि ऐसे मेरे नन्हे मुन्ने भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश, या फिर कोई भी कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचाने का मेरा मेन मोटिव है, मेरा मेन उद्देश्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि शिक्षा के रास्ते में जो पैसा की रुकावट है, इस रुकावट को दूर करने का प्रयास। मेरे प्यारे मित्रों, मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि जितने भी मेरे नन्हे मुन्ने भाई बहन हैं जो कॉमर्स पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी है, ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, ट्यूशन के लिए पैसा नहीं है, कोई कोर्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके लिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अकाउंटेंसी पूरा का पूरा फ्री में ए टू जेड पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में मैं हर एक चैप्टर को कवर करूंगा जो 12 क्लास का है। एनपीओ से लेकर के मैं किया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं केस फ्लो स्टेटमेंट तक टोटल 17 चैप्टर जो 12 क्लास के सिलेबस में है, ये सारे चैप्टर को मैं पूरा का पूरा फ्री में ए टू जेड पढ़ा दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना रहा तो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए कॉमर्स क्लास 11 का भी वीडियो लेकर के आऊँगा, और उसमें भी मैं पूरा का पूरा कॉमर्स क्लास 11 को ए टू जेड फ्री में पढ़ा दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो मैं जल्द ही बीकॉम का भी लेके आऊँगा, और किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। 12 क्लास का चला रहा हूँ तो ये चलता ही रहेगा, 11 क्लास का चलाऊंगा तो वो भी चलता रहेगा, और बीकॉम को भी मैं पूरा का पूरा ए टू जेड फ्री में पढ़ा दूंगा। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं एमकॉम को भी पूरा का पूरा फ्री में ए टू जेड पढ़ा दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बस आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे। अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा फ्री में सब कुछ पढ़ा दूंगा, पूरा जितना मेरे द्वारा हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अभी अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ, अकाउंटेंसी पढ़ाने का मेरा एक अलग अंदाज है, अलग तरीका है। मैं कोई भी चीज़ को स्किप नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग को एग्जाम्पल करा रहा हूँ, यानी कि इलेस्ट्रेशन या फिर एग्जाम्पल करा रहा हूँ। और एग्जाम्पल जितने भी हैं, हर एक एग्जाम्पल को, किसी भी एग्जाम्पल को हम लोग स्किप नहीं कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन है, मैं हर एक क्वेश्चन को कराऊंगा, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कराऊंगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप लोगों को पूरा का पूरा ए टू जेड फ्री में मिल रहा है ना। आप लोग कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं तो बस क्वेश्चन नंबर टैप कीजिएगा यूट्यूब में, और उसमें डे 1, डे 2, डे 3 वीडियो बना हुआ है। आज आपका डे 12 है, आज 12वां दिन है, और लेक्चर नंबर 11 है ना, एनपीओ का लेक्चर नंबर 11 है। तो इस प्रकार से आप लोग बस हर एक डे को देखिए। जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए डेली शाम का 7 बजे, डेली शाम का 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप लोग शाम का 7 बजे मेरा वीडियो आते ही सबसे पहले देखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है ए टू जेड अकाउंटेंसी के नाम पर। ए टू जेड अकाउंटेंसी के नाम पर मेरा वीडियो बना हुआ है क्लास 12 अकाउंटेंसी को लेकर के। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, और जितने भी वीडियो बने हुए हैं हर एक वीडियो को देखिए। जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े नोट करने का, नोट कीजिए। जो वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, मेरा हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप उसको अगर चाहें तो आप लोग
डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, क्योंकि बार बार देखने से अच्छा है कि एक बार डाउनलोड भी कर लीजिए एक बार देखने के बाद, और उसको बार बार देखिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पल पल का अपडेट देते रहूँगा और पूरा का पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाऊँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने भाई बहनों, क्लास 11 में जो बच्चे हैं वहाँ से लेकर के मैं शुरू करूँगा और एम.कॉम तक आप लोगों को पूरा का पूरा फ्री में पढ़ा दूँगा। ठीक है, एम.कॉम तक मैं पूरा का पूरा फ्री में पढ़ा दूँगा, हर एक बोर्ड को देखते हुए। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पढ़ाने का तरीका हिंग्लिश है। हिंग्लिश कहने का मतलब हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को लैंग्वेज के लिए भी कोई इशू नहीं है। आप लोग झारखंड से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में वीडियो मिलेंगे। मेरा जो कंटेंट रहेगा, कंटेंट भी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से मेरे द्वारा आप लोगों को जितना सपोर्ट किया जा सकता है मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। बस आप लोग अपना प्यार जरूर बनाइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, लाख रुकावटें आएंगी हम लोग के रास्ते में, लेकिन हम लोग हर रुकावट को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं पॉइंट पे, बात करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग एनपीओ को देख रहे थे, और एनपीओ में हम लोग हर बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं ना। और आज जो हम लोग देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट कैसे होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले हम लोग समझते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम लोग इसका ट्रीटमेंट को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, यानी अगर हम लोग के जेब से किसी न किसी चीज़ में अगर पैसा जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं खर्च, यानी फिर खर्चा बोलते हैं। ठीक है, खर्चा बोलते हैं। तो खर्चा समझ में आ रहा है, यानी पैसों का जाना ही खर्चा कहलाता है। सिंपल सी बात है, अगर आपका जेब से पैसा जा रहा है तो वो खर्च कहलाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं खर्चे। तो खर्चे होते हैं दो प्रकार का, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि बोलते हैं उसको हम लोग आयगत खर्च, आयगत खर्च। और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत खर्चे, पूंजीगत खर्चे, है ना। खर्चे दो प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, यानी कि आयगत खर्चे क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे खर्चे जो बार बार करने पड़े, ऐसे खर्चे जिन्हें हमें बार बार करनी पड़ती हैं, वैसे खर्चे को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं पहला वाला का एग्जाम्पल दे रहा हूँ रेवेन्यू का। ठीक है, जैसे सैलरी देना, सैलरी देना बार बार पड़ता है। इस महीना दिए, अगला महीना फिर देंगे, अगला महीना फिर देंगे, यानी हम लोग सैलरी को बोल सकते हैं कि सैलरी जो है एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, उसी प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों, रेंट, जो रेंट देते हैं तो रेंट भी हम लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इस महीना रेंट दिए, अगला महीना फिर देना पड़ेगा, अगला महीना फिर देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक बिल, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल, तो इलेक्ट्रिक अगर बिल का पेमेंट कर रहे हैं तो ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपको बार बार करना पड़ेगा। इस महीना दिए, अगला महीना फिर देना पड़ेगा, है ना। इस महीना दिए तो अगला महीना फिर देना पड़ेगा। यानी कि ऐसे खर्चे जो हैं जिन्हें हमें बार बार करनी पड़ती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने देखा सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिक बिल इत्यादि ईटीसी, है ना। अब हम लोग समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे खर्चे जिन्हें हमें बस एक बार करना पड़ता है, ऐसे खर्चे जिन्हें बस हमें एक बार करना पड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि मान लेते हैं कि आप लैंड का परचेज किए, परचेज ऑफ लैंड, लैंड परचेज किए, तो अगर आप लैंड खरीद रहे हैं, मतलब ज़मीन खरीद रहे हैं, तो आपको एक बार पेमेंट करना पड़ेगा। एक बार खर्च कर दिए तो कर दिए। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, है ना, बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, या फिर आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं, यानी कि ऐसे खर्चे कर रहे हैं जिन्हें एक बार कर दिए तो आपको दोबारा उसमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि बिल्डिंग खरीदे, चाहे बिल्डिंग बनाएं, तो एक बार खरीदें या फिर एक बार बनाएं, यानी जो भी खर्चा हुआ बस एक बार हुआ, है ना। तो ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं पूंजीगत एक्सपेंस, पूंजीगत खर्चे यानी कि कैपिटल एक्सपेंसेस। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा, अब हम लोग ये समझते हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड ऑफ, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा और बना करके भी दिखा दूंगा। अच्छा, अगर हम लोग इस बात को समझ गए तो एक बात और समझते हैं कि अगर रेवेन्यू इनकम रहे तो रेवेन्यू इनकम को कहाँ दिखाते हैं? तो रेवेन्यू इनकम को दिखाते हैं हम लोग क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आप लोग बोलेंगे सर थोड़ा सा हम लोग को बना करके दिखा देते तो ज़्यादा उचित होता है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के मन में जो सवाल आ सकता है, मैं मुझे वो पहले ही पता है कि आप लोग यहाँ पर ये सवाल पूछ सकते हैं, है ना। मुझे पहले से पता होता है। तो देखिए, अब हम लोग इसको जितना आसानी से समझें, इसको थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं, फॉर्मेट में बना करके देखते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग हर एक चीज़ को मैं कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट में दिखाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, वो हेडिंग क्या लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हम लोगों का हेडिंग होता है, ये सबको पता है। और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आगे चलकर समझाऊंगा। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर लिखते हैं फॉर दी ईयर इंडेड, और जो भी तारीख रहे तारीख को लिखेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस प्रकार से फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, है ना। ये हम लोगों का है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इधर लिखते हैं डेबिट, इधर लिखते हैं क्रेडिट, इधर लिखते हैं एक्सपेंडिचर को इधर लिखते हैं हम लोग इनकम को, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर हम लोग देंगे अमाउंट का सिंबल, यहाँ पर भी देंगे अमाउंट का सिंबल। ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये जो है आपका, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल को फॉलो करता है ना। क्या फॉलो करता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल को फॉलो करता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको पता है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी कि जितने भी खर्चे हैं सबको डेबिट करो। इसलिए हम लोग खर्चे को डेबिट किए, है ना। जैसे कि यहाँ पर नाम तो लिख रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि पहले इनकम है, तो आप लोगों का मन में सवाल आ रहा होगा कि पहले इनकम लिखिए ना सर और बाद में एक्सपेंडिचर लिखिए, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है उस रूल को फॉलो करते हुए इसको बनाना है, उस रूल को अप्लाई करते हुए बनाना है। तो इसलिए हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी खर्चे हैं, यानी कि जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाएंगे, जितने भी रहेंगे सारे को, है ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, और जो रेवेन्यू इनकम है इसको कहाँ दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे क्रेडिट साइड। तो देखिए, क्रेडिट साइड में जो भी लिखते हैं बाय दे करके लिखते हैं, और डेबिट साइड में जो भी लिखते हैं टू दे करके लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? ऑल रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम, जितने भी रेवेन्यू इनकम है सबको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। इस बात को मैं समझाना चाह रहा था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, है ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल देखेंगे, लेकिन आज जो हम लोग का टॉपिक है उसको हम लोग समझते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया था पिछला स्लाइड में कि सैलरी जो है हम लोगों का, जैसे सैलरी का मैंने उदाहरण दिया था कि सैलरी हम लोगों का एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कहाँ दिखाएंगे हम लोग? तो इसको हम लोग दिखाएंगे डेबिट साइड में, यानी हम लोग टू लिखेंगे सैलरी, टू क्या लिखेंगे? सैलरी, और जो भी अमाउंट रहेगा उसको बाहर लिखेंगे। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, एक बात गौर करना बहुत ज़रूरी है जो कि मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि जो भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये एक सर्टेन पीरियड का बनता है। किसका बनता है? एक निश्चित समय काल का बनता है, एक निश्चित अवधि का बनता है, एक निश्चित टाइम पीरियड का बनता है ना। मान लेते हैं कि ये बन रहा है हम लोगों का 2023, या फिर मान लेते हैं कि 2022-23 का बन रहा है। कब का बन रहा है? 2022-23 का बन रहा है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग का 22-23 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साल है 1 अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुआ होगा, और ये जो है 31 मार्च 2023 तक चलेगा। ये हम लोगों का जो है, ये हम लोगों का है करेंट ईयर। क्या है? करेंट ईयर। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग करेंट ईयर।
अच्छा, इससे पहले कौन सा ईयर था? इससे पहले हम लोगों का था 2021 से लेकर के 2022। और ये जो हम लोगों का था, ये हम लोगों का था प्रीवियस ईयर। क्या था? प्रीवियस ईयर था। ठीक है, इसके बाद जो आएगा 2023 से लेकर के 2024, ये हम लोगों का होगा नेक्स्ट ईयर, है ना? ये तो आप लोगों को पता ही है। और अगर नहीं पता मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट, है ना? ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जो भी हम लोग, जैसे कि जो भी ईयर का हम लोग बना रहे हैं, सपोज मान लीजिएगा आप लोग कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बना रहे हैं, एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बना रहे हैं, सपोज अगर हम बना रहे हैं फॉर द ईयर इंडेड 30, है ना, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बना रहे हैं ये 2000 हम लोग का 22-23 का बन रहा है, 2022-23 का हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो जिस साल का हम बना रहे हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग 2022-23 का बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम लोग का करंट ईयर क्या है, 2022 से लेकर के 23, है ना? तो जो भी हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंसेस या फिर रेवेन्यू इनकम लिखेंगे, सपोज यहाँ पर मान लेते हैं कि टू रेवेन्यू एक्सपेंसेस को लिख रहे हैं, या फिर हम लोग बाय रेवेन्यू इनकम को लिख रहे हैं, तो जो भी हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस या फिर रेवेन्यू इनकम को लिखेंगे, वो हम लोग करेंट ईयर का ही लेंगे। क्या लेंगे? करेंट ईयर का ही लेंगे, है ना? जो करेंट ईयर के लिए है उसी को लेंगे, अगला साल और पिछला साल को हम लोग नहीं लेते हैं। बस यही मैं बताना चाह रहा था कि जो भी हम लोग लेंगे बस वह किसका रहना चाहिए, करेंट ईयर का रहना चाहिए। अगर वो नेक्स्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर का है तो हम लोग उसको नहीं लेंगे, है ना? तो अब आप लोग के बीच में एक समस्या उत्पन्न होगा कि सर, मान लेते हैं कि हम लोगों का, अगर कहीं पर सैलरी का ही उदाहरण लेते हैं, सैलरी लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 गो ईयर दिया है। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोगों का दिया हुआ है 2021-22, है ना? देखिए सपोज जैसे कि हम लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है 2021-22, 2022-23 और 2023-24। ठीक है, हम लोग का इस प्रकार से दिया हुआ है। और इसका दिया है 6000, इसका दिया है 20,000 और इसका दिया है 1000। तो इसमें किसको लेंगे, है ना? इसमें किसको लेंगे? तो मेरे प्यारे मित्रों, इसमें हम लोग किसको लेंगे? 20,000 को लेंगे। क्यों? क्योंकि जो करेंट ईयर का है उसी को लेंगे, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर को हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। उसमें भी इस 20,000 को तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन इसमें जो भी एडजस्ट करना पड़ सकता है, यानी कि विथ एडजस्टमेंट लेंगे। क्या लेंगे? विथ एडजस्टमेंट। विथ एडजस्टमेंट कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि जो भी इसमें समायोजन करना पड़ सकता है, समायोजन करने के बाद लिखेंगे। सपोज मान लेते हैं कि 20,000 लिखे, है ना? 20,000 है, मान लेते हैं कि इसमें हम लोगों का 2,000 आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग अगर है तो हम लोग आउटस्टैंडिंग को ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो बच आएगा उसको लिखेंगे, यानी कि जो भी अमाउंट को हम लोग बैठाएंगे आफ्टर द एडजस्टमेंट लेंगे, है ना? आफ्टर द एडजस्टमेंट। तो अब आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर, कि जो भी हम लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंसेस या फिर रेवेन्यू इनकम रहेगा, क्या उसको हर एक अमाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा? उसका आंसर दूंगा मैं, बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल, आपको जितना भी अमाउंट रहेगा उसको एडजस्टमेंट करने सीखना होगा। और एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। कहाँ पर? जैसे यहाँ पर सैलरी लिखे थे, मान लेते हैं 2 सैलरी था, फॉर एग्जाम्पल क्या था, 2 सैलरी था। तो जो हम लोग का यहाँ पर सैलरी था ना, तो 2 सैलरी जो हम लिखेंगे, जैसे कि उसमें हम लोग का मान लेते हैं 22,000 आया, तो इस 22,000 को लिखेंगे, यानी कि आफ्टर दी एडजस्टमेंट, आफ्टर दी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करने के बाद जो आता है उसको लिखते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा बहुत चीज़ों को समझने के लिए तैयार हो गए हैं, अब हम लोग बना सकते हैं ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। हम लोग का मेन टॉपिक क्या है कि एडजस्टमेंट ऑफ, है ना, कि कौन सा करेंट ईयर का है, क्योंकि हमको करेंट ईयर का निकालना है ना? तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का हेडिंग जो है एडजस्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एडजस्टमेंट
ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो भी हम लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंसेस रहेगा या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण हम लोग सैलरी का लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग सैलरी को लेकर के चलते हैं। एग्जांपल के तौर पर क्या लेके चल रहे हैं, सैलरी को लेकर के चल रहे हैं, सैलरी को लेकर चल रहे हैं, है ना। तो सैलरी के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, हम लोग कोई भी चीज़ का जो एडजस्टमेंट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक फॉर्मेट के द्वारा शॉर्टकट में समझते हैं ताकि अमाउंट निकालने में हम लोग को आसानी हो। और हम लोग का तो मेन मकसद है कि अमाउंट निकालना है ना। हम लोग किसी भी तरह से बनाए लेकिन अमाउंट निकलना चाहिए, हम लोगों का मेन टारगेट मकसद वही है, अमाउंट निकलना चाहिए, बिल्कुल, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं, चलिए पार्टिकुलर्स, यहाँ पर लिख रहे हैं अमाउंट का सिंबल। देखिए, मान लेते हैं कि हम लोगों का टोटल सैलरी पेड कुछ दिया रहेगा, है ना, कि हम 10,000 20,000 50,000 जो भी सैलरी दिए। तो जो भी दिए सैलरी, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी साल के लिए है। सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास 3 गो ईयर है। एक है मान लेते हैं 2022, एक है हम लोगों का 2023, एक है 2024। शॉर्टकट में समझने का प्रयास करते हैं। ये हम लोगों के लिए है करेंट ईयर, ये हम लोगों के लिए है नेक्स्ट ईयर, और ये हम लोगों के लिए है प्रीवियस ईयर, है ना। देखिए, अगर हम कहीं पर लिख दिए कि हमने टोटल 1 लाख रुपया सैलरी दिया, इस वर्ष दिया, यानी कि 2023 में दिया, तो इससे हम लोग यह नहीं पता कर सकते हैं और हम लोग इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो 1 लाख रुपया सैलरी दिए हैं ये ओनली फॉर 2023 का ही है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि ये जो 1 लाख रुपया ये 2023 के लिए ही है। हो सकता है कि इसमें कुछ अमाउंट 2024 का भी शामिल है, हो सकता है कि इसमें कुछ अमाउंट 2022 का भी शामिल है, हो सकता है कि मान लेते हैं कि 2,000 रुपया मान लेते हैं कि हम 2022 का अभी नहीं दिए थे, उसको हम अभी दे दिए। तो हो सकता है कि इसमें हम 10,000 रुपया 2024 के लिए अभी दे रहे हैं। यानी कि इस 1 लाख को देख करके हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये जो 1 लाख है 2023 का ही है, इसमें अगला और पिछला भी शामिल हो सकता है। तो हम लोग को ये पता करना है कि बताना है कि ओनली फॉर करेंट ईयर, यानी कि करेंट ईयर के लिए कितना है, और जो करेंट ईयर के लिए आता है उसी अमाउंट को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, वही अमाउंट निकालने का प्रयास करेंगे एक कैलकुलेशन के द्वारा, और उसी अमाउंट को हम लोग लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है कि हम बोलना क्या चाहते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बनाएंगे कैसे इस चीज़ को, है ना। इस चीज़ को हम लोग बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो एग्जाम्पल लिए हैं सैलरी का, है ना। टोटल सैलरी पेड, टोटल सैलरी पेड इन करेंट ईयर, इन करेंट ईयर, टोटल करेंट ईयर में जितना रुपया सैलरी पेड किए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसी एग्जाम्पल को लेते हैं तो हम लिख रहे हैं 2023, यानी कि 2023 में हमने टोटल कितना रुपया सैलरी पेड किया, 1 लाख। लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 लाख का 1 लाख 2023 के लिए ही है, इसमें 2024 का भी और 2022 का भी शामिल हो सकता है। अब हम लोग को देखना है कि एडजस्ट कैसे करेंगे। और देखिए, तो इसको लिखेंगे, उसके बाद देखिए हम लोग को कुछ अमाउंट ऐड करना पड़ सकता है और कुछ अमाउंट हम लोगों को लेस करना पड़ सकता है। इस बात से सहमत होना पड़ेगा आप लोगों को। कुछ अमाउंट ऐड करना पड़ सकता है और कुछ अमाउंट हम लोगों को लेस करना पड़ सकता है। देखिए, अमाउंट किसको ऐड करेंगे, तो ऐड करते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग को, यानी कि आउटस्टैंडिंग जो सैलरी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ एट दी एंड ऑफ करेंट ईयर, करेंट ईयर का जो एंड में जो आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया रहेगा उसको हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए और किसको हम लोग ऐड करेंगे, हम लोग का प्रीपेड, प्रीपेड बोल सकते हैं या फिर एडवांस भी बोल सकते हैं, एडवांस, एडवांस सैलरी इन प्रीवियस ईयर। अगर कोई अमाउंट
समय से पहले ही दे दिए हैं, मान लेते हैं कि 2022 में ही दे दिए हैं, एडवांस में ही किसी को दे दिए हैं, तो अगर 2022 में ही किसी को दिए हैं इसका मतलब ये हुआ वह जो सैलरी है 2023 के लिए था, 2023 के लिए था, लेकिन समय से पहले मांगा तो हम 22 में ही दे दिए, मतलब है 2023 का, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। अच्छा, ये दोनों अमाउंट को ऐड करके बाहर लिखेंगे और ऊपर वाले अमाउंट में जोड़ के नीचे में लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों को जोड़ के बाहर लिखे और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट किन्हीं को नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं लेस किसको करते हैं, तो हम लोग लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग को, है ना। देखिए कौन सा आउटस्टैंडिंग, एक आउटस्टैंडिंग को ऐड किए हैं जो कि एंड ऑफ द करेंट ईयर था। अब हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर, अगर पिछला वर्ष का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीवियस ईयर कहने का मतलब यहाँ पर हम 2022 का उदाहरण ले रहे हैं ना। अगर पिछला साल का आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम लोग माइनस करते हैं, है ना। अब देखिए और किसको माइनस करते हैं, अगर हम लोगों का प्रीपेड सैलरी या फिर एडवांस सैलरी है, प्रीपेड या फिर एडवांस सैलरी है इन इन है ना, सैलरी ऑफ एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, अगर करेंट ईयर में किसी को एडवांस दे रहे हैं, तो अगर हम करेंट ईयर का लास्ट में अगर हम करेंट ईयर में ही किसी को एडवांस दे रहे हैं, मतलब एडवांस दे रहे हैं मतलब समय से पहले दे रहे हैं, अगर 2023 में अगर हम किसी को दे रहे हैं और अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम उसको एडवांस में दिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सैलरी हम दिए 2024 का सैलरी था उसको हम समय से पहले 2023 में ही दे दिए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सैलरी है 2024 का है तो उसको भी लेस करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों सिंपल सी बात हम इतना बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जिसका रिलेशन करेंट ईयर से है उसको ऐड करते हैं और जिसका रिलेशन नेक्स्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर से रहता है उसको हम लोग माइनस करते हैं, बस इतना ही मैंने लिखा। अब इन दोनों अमाउंट को जोड़ करके बाहर लिखेंगे और ऊपर वाले जो जोड़ के आया था उस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे और जो अमाउंट हम लोगों का यहाँ पर निकलेगा यानी कि जो अमाउंट बचेगा इसी अमाउंट को हम लोग दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में, है ना। हम लोग को यही अमाउंट निकालना था और यही अमाउंट हम लोग को एडजस्टेड अमाउंट कहलाता है। इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे और कहाँ दिखाएंगे, तो इसको हम लोग दिखाएंगे करेंट ईयर्स सैलरी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर बोल सकते हैं कि अमाउंट टू बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस अमाउंट को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे और यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। इसी अमाउंट को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, जो भी निकलेगा उसको दिखाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि मैं बताना क्या चाह रहा था। चलिए अगर आप लोग इतना समझ गए तो मेरे प्यारे मित्रों आप लोग समझदार हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, है ना। ठीक है, अब हम लोग जो समझें उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, अगर इस क्वेश्चन को बना दें तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग समझ गए हैं ना, आप लोग को मैं समझदार मान लूंगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग को दिखाना है, बताना है कि कौन सा अमाउंट है, वह अमाउंट हम लोग को कैलकुलेट करना है जिसको कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, यानी कि सेम चीज पूछा है। तो चलिए, और ईयर दिया है 2018। तो सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर, है ना, फॉर किस लिए, 2018 के लिए, किस वर्ष के लिए, तो 2018 के लिए। और हेडिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखने के बाद आप लोगों को फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा जैसा कि मैं कर रहा हूँ, है ना। इस प्रकार से फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखता हूँ पार्टिकुलर्स,
यहाँ पर लिखता हूँ अमाउंट का सिंबल, यहाँ पर भी लिखता हूँ अमाउंट का सिंबल, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने बताया सेम उसी टाइप से बनाना है। देखिए मैंने क्या बताया था फॉर्मेट, कि सबसे पहले टोटल है ना सैलरी जो पेड की है उसको लिखते हैं करेंट ईयर में। तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए टोटल सैलरी पेड कहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम लोग गौर करके देखते हैं तो हम लोग को देखने को मिल जाएगा कि टोटल सैलरी पेड कितना किए हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 3 लाख का पेड किए हैं ना, तो यही टोटल सैलरी पेड है, यानी कि सैलरी पेड, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द करेंट ईयर बोल सकते हैं। करेंट ईयर के दौरान हम लोगों ने टोटल 3 लाख रुपया सैलरी पेड किया। और ये जो करेंट ईयर है कौन सा है, करेंट ईयर 2018 है। तो 2018 हम लोगों का करेंट ईयर है, तो इससे पहले क्या था 2017 था, ये हम लोगों के लिए प्रीवियस ईयर था। और इसके बाद आएगा 2019 जो कि हम लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को भी कोई भी डाउट अगर है तो एक बार प्लीज़ पूछिए, मैं बताऊंगा जरूर, है ना। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों जो 3 लाख रुपया हम लोगों ने 2018 में सैलरी पेड किया है, तो इस अमाउंट को देख के हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो 3 लाख है पूरा पूरी 2018 के लिए ही है। हो सकता है कि इसमें से कुछ अमाउंट 2019 का शामिल हो और इसमें कुछ अमाउंट हो सकता है कि 2017 का शामिल हो, यानी कि अगला और पिछला भी शामिल हो सकता है। यानी कि हम लोग को एडजस्ट करना होगा, है ना। और एडजस्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ अमाउंट ऐड करना पड़ सकता है और कुछ अमाउंट हम लोगों को लेस करना पड़ सकता है, ठीक है। देखिए फॉर्मेट आप लोगों के सामने क्लियर कट है कि कौन से अमाउंट को ऐड करेंगे और कौन से अमाउंट को लेस करेंगे। तो ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द एंड ऑफ द करेंट ईयर, है ना। यानी कि अगर आउटस्टैंडिंग है करेंट ईयर का, तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों करेंट ईयर हम लोगों का है 2018, तो 2018 का अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है 15,000 आउटस्टैंडिंग 2018 का, है ना 15,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करेंट ईयर, करेंट ईयर के लिए, है ना, और ये 2018 के लिए है, कितना है 15,000। तो इस 15,000 को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो 15,000 को हम ऐड कर दे रहे हैं, तो इस प्रकार से ऐड कर दिए तो टोटल कितना हो गया देखते हैं। और कोई अमाउंट है क्या जोड़ने वाला, तो मेरे प्यारे मित्रों और कोई भी अमाउंट जोड़ने के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से जोड़ने वाला एक ही अमाउंट था, कितना हो गया जोड़ने के बाद 3,15,000। अब देखिए लेस करना है, तो लेस करने वाला अमाउंट देखते हैं कि क्या क्या लेस करना पड़ेगा, है ना। लेस करने वाले अमाउंट को देखते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, है ना, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो मैंने बताया था कि अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा तो उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर, तो उसको हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो यहाँ पर माइनस यानी कि लेस करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का यानी पिछला साल का है, कब का है 2017 का है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 को हम लोग माइनस करेंगे, है ना। उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोगों के पास दिया गया है कि सैलरी पेड इन एडवांस 2018। अगर आप किसी को 2018 में एडवांस दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप समय से पहले दे रहे हैं। अगर आप किसी को सैलरी दे दिए समय से पहले तो उसी को ना एडवांस बोलते हैं, है ना। वही हम लोग का एडवांस है। यानी कि अगर 2018 में किसी को हम दे दिए और हम ये बोल रहे हैं कि हम तो उसको एडवांस में दे दिए, इसका मतलब ये हुआ कि वह जो है देना था 2019 में लेकिन हम 18 में दे दिए, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि हम उसको एडवांस में दिए। इसका मतलब ये हुआ जो ये एडवांस है 2019 के लिए है। ये जो एडवांस का जो अमाउंट जो अभी 18 में दिया गया, ये जो अमाउंट है एक्चुअल में 2019 का है, यानी कि नेक्स्ट ईयर का है। तो मैंने क्या बताया था कि जिस ईयर का बना रहे हैं अगर उस ईयर से रिलेटेड है तो प्लस करते हैं, और अगर अगला साल या फिर पिछला साल से रहे तो माइनस करते हैं। इसलिए हम लोगों को ये जो 20,000 है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2018, ये जो है ये 2019 के लिए है। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और देखिए यहाँ पर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी माइनस कर रहे हैं, है ना, कि प्रीपेड एडवांस एंड ऑफ द ईयर
अगर एंड ऑफ द ईयर में हम एडवांस दे रहे हैं तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। तो इस प्रकार से टोटल हम लोग को 10 और 20 यानी कि 30,000 रुपये माइनस करना पड़ेगा। तो 30,000 को हम जोड़ करके बाहर लिख दिए, है ना। और 3,15,000 में अगर हम 30 घटाते हैं तो मेरे पास बचता है कितना है मेरे प्यारे मित्रों, तो मेरे पास बचता है 2,85,000। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि 2,85,000 कहाँ से आया, है ना। और ये 2,85,000 ही हम लोगों का सही आंसर है। इसी अमाउंट को हम लोग दिखाएंगे, है ना। तो इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि अमाउंट टू बी सोन, टू बी सोन इन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाएंगे और यही अमाउंट हम लोगों को निकालने कहा गया था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 2,85,000। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, अगर आप सबको समझ में आ गया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखिए दिख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते हैं ताकि हम लोग का पूरा देखिए, इसमें एक लाइन छूट रहा है जो मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। एक लाइन छूट रहा है जो मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। देखिए एक लाइन इसमें क्या था कि एक लाइन इसमें ये भी था कि सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000, ये हम लोगों का एक लाइन था जो इस स्लाइड में नहीं आया, दूसरे स्लाइड में आ गया तो मैं एक साथ कर दिया। चलिए ये 80,000 मेरे प्यारे भाइयों, ये 80,000 मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों बहनों, है ना। चलिए बनाइए आप लोग फटाफट से, कोशिश कीजिए स्क्रीनशॉट लेके बनाइए। अगर बनता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं बनता है तो देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, है ना। मैं कैसे बना रहा हूँ देखिए आप लोग प्लीज। देखिए इसको मैं दो पार्ट में बांट दिया, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जगह चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दो चीज़ कहा गया है ना। दो चीज़ों क्या क्या कहा गया है। पहला चीज़ तो ये कहा गया है कि हम लोगों को वह अमाउंट कैलकुलेट करना है जिसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, है ना। और साथ ही साथ इसमें हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा गया है। बैलेंस शीट बना करके भी अमाउंट दिखाने कहा जा रहा है, यानी कि दो दो चीज़ पूछा है। तो एक बार हम लोग इधर बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, है ना। और इधर हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोग दोनों चीज़ बनाएंगे क्योंकि दोनों का डिमांड है क्वेश्चन में, है ना। और करेंट ईयर जो है ये कौन सा ईयर के लिए बोला गया है, ये हम लोगों के लिए बोला गया है 2019 के लिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर द ईयर, है ना, फॉर द ईयर 2018-19, 2018-19 के लिए हम लोग को निकालना है ना। चलिए, और इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। देखिए इस प्रकार से मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ, इस प्रकार से। या फिर हम लोग कैलकुलेशन करके भी दिखा सकते हैं अगर इतना ना करना चाहें, क्योंकि हम लोग को अमाउंट ही ना निकालना है। तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना कर दिखा दिए तो लाख गुना अच्छा है। और अगर नहीं चाहें तो बस अमाउंट निकाल भी सकते हैं, अमाउंट भी निकाल के दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए, है ना, इसी में बनाते हैं। तो देखिए इधर लिखते हैं क्रेडिट, इधर लिखते हैं डेबिट, इधर लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पर रुपया का सिंबल, यहाँ पर इनकम, और यहाँ पर फिर से रुपया का सिंबल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। सब यहाँ पर बात हो रहा है सैलरी का, है ना। तो टू लिखेंगे सैलरी, सैलरी खर्चा है तो खर्चे को हम लोग, सैलरी है, खर्चे को हम लोग खर्चे साइड में कितना है 80,000। तो 80,000 को हम डायरेक्ट बाहर नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है 80,000 हो सकता है कि इसमें से कुछ अमाउंट प्रीवियस ईयर का है, हो सकता है कि कुछ अमाउंट इसमें से नेक्स्ट ईयर का है। तो हम लोगों को वही अमाउंट लिखना है जो अमाउंट करेंट ईयर का है ना। तो इसमें हम लोगों को कुछ अमाउंट ऐड करना पड़ सकता है
और कुछ अमाउंट हम लोगों को यहाँ पर लेस करना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ अमाउंट ऐड करना पड़ सकता है और कुछ अमाउंट हम लोगों को लेस करना पड़ सकता है, तब जाके हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। कुछ अमाउंट हम लोगों को लेस करना पड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। ऐड किसको करते हैं, अगर हम लोग जिस ईयर का बना रहे हैं उस ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग यानी कि एंड वाला, है ना। कौन सा सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और कौन सा, एंड वाला, करेंट ईयर का एंड। तो करेंट ईयर का जो एंड है, तो देखिए करेंट ईयर ये 19 से 19 का एंड में कितना है, 20,000। तो 20,000 को हम लोग ऐड करेंगे, है ना। और किसको ऐड करते हैं, एडवांस को। कौन सा एडवांस, ओपनिंग एडवांस को। तो ओपनिंग डेट का जो एडवांस है, देखिए ओपनिंग डेट का एडवांस 20,000 है, तो इस 20,000 को भी हम लोग ऐड करेंगे। तो टोटल कितना हो रहा है हम लोगों का ऐड करने वाला अमाउंट, 1,20,000 हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को भी कोई भी डाउट अगर है तो एक बार प्लीज पूछ सकते हैं। अब देखिए लेस किसको करेंगे, आउटस्टैंडिंग, है ना, फॉर प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर है, अगर पिछला साल का आउटस्टैंडिंग है तो देखिए पिछला साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000 है, 15,000। तो 15,000 को हम लोग माइनस करेंगे, तो 15,000 अगर माइनस कर दिए तो हम लोग के पास बचता है 1,05,000, 1,05,000। उसके बाद देखिए फिर से हम लोगों का पास एडवांस है, और कौन सा एडवांस है, ये हम लोगों का क्लोजिंग एडवांस है। तो एडवांस, एडवांस एट एंड ऑफ द करेंट ईयर, करेंट ईयर का एंड में है, कितना है, 18,000। तो 18,000 माइनस कर देंगे। तो अगर 1,05,000 में 18,000 माइनस कर रहे हैं तो मेरे प्यारे मित्रों हम लोगों का लगभग आएगा आपका 87,000। तो 87,000 ही हम लोग बाहर में दिखा सकते हैं, यही अमाउंट हम लोगों से कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है ना। अब देखिए अब हम लोग बैलेंस शीट में बना के देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। आप सबको पता होगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, पहले लिखना पड़ता है बैलेंस शीट, फिर लिखते हैं एज ऑन, और तारीख लिखते हैं कब का है, 31 मार्च 2019 का है ना, 2019 का है, इस प्रकार से। मेरे प्यारे दोस्तों आप सबको पता है कि बैलेंस शीट में दो पक्ष इसमें भी होता है ना। इधर लिखते हैं लाइबिलिटीज, फिर यहाँ पर रुपया का सिंबल, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एसेट्स, और फिर यहाँ पर रुपया का सिंबल, है ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए मेरे प्यारे मित्रों अगर हम लोग गौर करके देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बना रहे हैं 2019 का, है ना, यानी कि 18-19 का। तो 18-19 हम लोगों के लिए करेंट ईयर है। इसके बाद आएगा हम लोगों का 2019-20, जो कि हम लोगों के लिए होगा नेक्स्ट ईयर। और इससे पहले था हम लोगों का 2017-18, जो कि हम लोगों के लिए था प्रीवियस ईयर। इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल सहमत होना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि आउटस्टैंडिंग है कुछ अमाउंट, और कौन सा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है जो अभी तक हमको मिला नहीं है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर वह अमाउंट जो अभी तक हम लोग को मिला नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट हम लोगों का दिया हुआ है, कब कितना दिया है, 20,000 दिया हुआ है। तो हम आउटस्टैंडिंग जो है यानी कि मतलब दिए नहीं है, मिला नहीं है, नहीं दिए नहीं है ना, सैलरी तो हम दे रहे हैं ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हम दिए नहीं है, तो जब तक नहीं दिए हैं तब तक मेरे लिए वो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी अगर है तो उसको हम लिखते हैं लाइबिलिटी साइड में, देखिए कितना है, 20,000 है। अच्छा, अगर आप किसी को समय से पहले पैसा दे दिए तो वह आपके लिए एसेट्स कहलाएगा, है ना। तो देखिए अगर आप किसी को एडवांस में ही दे दिए हैं 18,000, तो 18,000 आपके लिए क्या कहलाएगा, एडवांस कहलाएगा। तो ये एडवांस सैलरी है। तो इस प्रकार से हम लोग जो अमाउंट दिखाने का था बैलेंस शीट में दिखा दिए। अब आप लोगों का मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये 87,000 जो हम लोग निकाले हैं क्या इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों इस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि जो रेवेन्यू इनकम या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है
उसको केवल और केवल हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही दिखाते हैं, बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। इसलिए हम लोग उसको बस वहीं दिखाएंगे, यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर तो फिर भी समझ में नहीं आया है कोई चीज़, तो एक बार आप लोग पीछे से वीडियो को पीछे जाइए, दोबारा देखिए। और तो फिर भी अगर कहीं पर डाउट रहता तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आप लोगों का रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा, है ना। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।